मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 किस्म के लोगों पर मैंने लानत की और अल्लाह ने भी उन पर लानत की, और हर नबी की दुआ कबूल होती है। अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला, अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला, ताकत के बलबूते पर मुसल्लत होने वाला शख्स, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को मुअज़्ज़ज़ बनाए जिसे अल्लाह ने जलील बनाया हो, और किसी ऐसे शख्स को जलील बना दे जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया हो। अल्लाह के हरम की बेहुरमती करने वाला, मेरी औलाद की बेहुरमती करने वाला, और मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर, कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी की इंतखाबी मुहिम जोरों पर, अवाम से अपने अपने हक में वोट देने की अपील। आज़मीन हज का तरबियती कैंप, रियासती मुशीर शब्बीर अली व हज कमेटी चेयरमैन की शिरकत। आज़मीन से खिताब, दुआओं की अपील। दसवीं जमात के नतायज जारी, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। रियासत में निजामाबाद को 74वां मकाम हासिल। अब खबरें तफसील से। बीआरएस कायदीन ने बीआरएस पार्टी को खैराबाद कहकर कांग्रेस पार्टी में ली शमूलियत। एमएलसी महेश कुमार गौड़ व एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने पार्टी खंडवा डालकर कायदीन को किया खैर मकदम। निजामाबाद अर्बन बीआरएस पार्टी के कायदीन ने कांग्रेस लीडर एन रत्नाकर की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। शहर के एक प्राइवेट होटल में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कायदीन को पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में खैर मकदम किया। उन्होंने दावा किया कि रियासत में बरसर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा किया और फलाह व बहबूद की तरक्की की राह हमवार की। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी को कामयाब करने के लिए इस इलेक्शन में मिलकर काम करेंगे। इस मौके पर अरसपल्ली कॉरपोरेटर एम लवनिया नवीन, गंगापुत्र सगम, दीगर कायदीन भी मौजूद थे। हज सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेरे एहतिमाम आज़मीन हज के तरबियती इज्तिमा से मोहम्मद अली शब्बीर, खुसरू पाशा, अफजल बयाबानी, पीर खलीक अहमद साबिर व दीगर उलमा इकराम के खिताबात। हज सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेरे एहतिमाम निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद में आज़मीन हज के लिए मुनक़िदा दूसरा तरबियती अज़ीमुश्शान इज्तिमा से खिताब करते हुए हुकूमती मुशीर बराए अक़लियती बहबूद SC ST BC मोहम्मद अली शब्बीर ने हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से कई बरसों से आज़मीन हज के लिए की जा रही बेमिसाल खिदमात व रहनुमाई को भरपूर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हज का अदा करना अल्लाह का एक इनाम है। रहती दुनिया तक हज का सिलसिला जारी रहेगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने आज़मीन हज से कहा कि पहली मर्तबा काबतुल्लाह पर नज़र पड़ते ही जो दुआ की जाएंगी वो बहुत बेहतरीन और कीमती वक्त होगा, और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर आजिज़ी के साथ दिल से दुआ करना, इबादत करना, तिलावत कुरान करना अल्लाह को बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि 9 मई से आज़मीन हज की रवानगी का आगाज़ होगा और सबसे पहले मदीने मुनव्वरा बराह रास्त परवास ले जाया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने अल्लाह की ज़ात पुख्ता ईमान के साथ दुआएं करने, इबादतें करे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त काबतुल्लाह में गुजारे जो बेहतरीन इबादत कहलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज के लिए दौरान हज डॉक्टरों के साथ तिब्बी खिदमात फ्राहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। क़ब्ल अज़ीं रियासती हज कमेटी सदर नशीन खुसरू पाशा अफजल बयाबानी ने खिताब करते हुए कहा
के तेलंगाना के ज़िले सतह पर आज़मीन हज की रवानगी के लिए अलहदा परवाज़ों का इंतज़ाम किया जा रहा और हर ज़िले के आज़मीन हज को एक ही हवाई जहाज़ के ज़रिए रवाना करने के इक़दामात किए जाएंगे और हर 200 हाजियों पर एक खादिमुल हुज्जाज को मुकर्रर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज की सहूलतों के लिए हज ऐप फ़ोन से मरबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज की सहूलतों के लिए हज ऐप फ़ोन से मरबूत किया गया है ताकि आज़मीन हज एक दूसरे से राब्ते में रहे। उन्होंने कहा कि कई बुनियादी ज़रूरी सहूलतों के बावजूद आज़मीन हज को शिकायतें रहती हैं जो मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि हज कमेटी आज़मीन हज के लिए हर मुमकिन सहूलतें फ्राहम करने की कोशिश कर रही। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर, हुकूमती मुशीर, रियासती हज कमेटी चेयरमैन खुसरू पाशा अफजल बयाबानी, मीर खलीक अहमद साबिर, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा और दीगर मेहमानों का खैर मकदम करते हुए हज सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से बाकसरत शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। हज सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से आज़मीन हज के लिए सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में बातारीख 1 में बरोज़ चारशंबा बवक्त सुबह 9 बजे से टीका अंदाजी कैंप का आगाज़ हो रहा। आज़मीन हज को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर टीका अंदाजी कैंप में ज़रूर शिरकत करें। अल्लाह जल्ल जलालहू सुब्हानहू ने आपको इस साल अपना मेहमान बनाया है और आप आज हज की नीयत कर आप हज के दौरे पर जा रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मेरा तजुर्बे में है, जो मैं तालिब दीन तो नहीं हूँ लेकिन प्रैक्टिकल मैंने किंग अब्दुल्ला साहब के 2 दफ़ा उनके काफ़िले में हज किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हज किया, मेरे ज़ाती पैसों से भी हज किया, तो मुझे पूरे तजुर्बे है। सरकारी डेलीगेशन का भी है, किंग अब्दुल्ला के डेलीगेशन का भी है और यहाँ के भी है, और किंग से हमने मुसाफा करके हिंदुस्तानी डेलीगेशन के हिस्से से बात करने का भी मौका मिला। और किंग अब्दुल्ला के वजह से अल्लाह जल्ल जलालहू ने खाने काबा के गुस्ल काबा के अंदर जाने का भी मुझे अल्लाह जल्ल जलालहू उनके तवज्जो से मुझे खाने काबा के अंदर जाने का भी अल्लाह ने मुझे मौका था। उनके घर के अंदर जाकर मुझे 2 रकात नफिल पढ़ने का मौका भी अल्लाह ताला ने दिया। मेरा तजुर्बा आपसे ये है कि आप लोग नीयत कर लिए और अल्लाह ताला आपकी नीयत सुन लिया और आज आपको हज के कोठे में आपका नंबर लग गया। अब आप क्या करना है, एक तो हो गया, पहला काम नीयत हो गई, हज के लिस्ट में नाम आ गया। अब 9 तारीख से आपके जहाज़ों में आपको जाना है। अभी तो पहली दफ़ा मदीना शरीफ को ले जा रहे हैं पूरे लोगों को। मदीने में अच्छा मौका मिलेगा आपको, वहाँ इबादतें करके तरोताज़ा फिर हम अरफात की तरफ वहाँ पे हज को जाएंगे, मक्के मुअज़्ज़मा को जाएंगे। जो बगैर कोई गुनाह करे कि जो ये हाजी हज कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके 100 रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमाता है। आप हज़रात उलमा इकराम से बेशतर इस किस्म के हदीस रिवायात सुन रहे थे, इंशाअल्लाह आगे भी सुनेंगे। जहाँ तक आज़मीन हज है उनको 2-4 बात मैं कहूँगा। इस साल ख़ास बात यह है कि जहाँ पर 6000 आज़मीन जा रहे थे, अब के 12000 है अल्हम्दुलिल्लाह। अब 5 बजे सिरियान फोर्ट में निज़ाम के रुबात का ड्रॉ है जिसमें मुझे रहना है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह निज़ामाबाद वालों को भी उस ड्रॉ में नाम उठे। और ख़ास बात बोलने की 2 आप लोगों को ये है कि एक इस साल हर डिस्ट्रिक्ट के हज के जो ज़ायरीन हैं उनका प्लेन अलग कर रहा हूँ। जैसा कि निज़ामाबाद है उसके आजू बाजू के अकनाफ के लोग 350 अगर हो जाएंगे तो उनका अलग से प्लेन जाएगा। वरंगल है उसके आजू बाजू के जो लोग को इकट्ठा करके उनका प्लेन अलग जाएगा, क्योंकि आप लोग तरबियतों में एक साथ बैठते हैं, दूसरे जलसों में भी एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं ताकि वहाँ उतरने के बाद भी कोई तकलीफ ना हो, एक दूसरे का सपोर्ट करें। लिहाजा एक ही प्लेन में हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है आप हजरात को हज सुविधा ऐप आप लोगों के फ़ोन में डाला जाएगा। वो ये था कि हाजी हजरात जब जाते हैं, मियाँ भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं या साथी बिछड़ जाता तो क्या जहाँ पर ठहरे वहाँ पर जाना, मोबाइल जाम हो जाता, ज़्यादा फ़ोन्स रहते, इसलिए हज सुविधा ऐप आप लोगों के फ़ोन में डाला जा रहा है।
उसका भी एक बटन दबाएंगे तो फौरन मैसेज आपके साथ जो खादिमुल हिजाज है, पहले 300 आदमी पे एक था, इस साल 200 आदमी पे एक आदमी हम यहाँ से भेज रहे हैं आप लोगों के साथ। वो आदमी को उसका इन्फॉर्मेशन चले जाएगा, सेंट्रल हज कमेटी को उसका इन्फॉर्मेशन चले जाएगा, और हमारा तेलंगाना का जो हज हाउस है वहाँ पर भी उसकी इत्तला आ जाएगी कि हमारा आदमी कहाँ ठहरा हुआ है। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान के नतायज जारी, लड़कियों ने एक बार फिर मारी बाजी, रियासत में निजामाबाद को चौथा मुकाम हासिल। तेलंगाना के 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए। महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम ने आज सुबह 11 बजे बशीर बाग में वाक़े SCERT के दफ्तर में नतायज जारी किए। 10वीं जमात के नतायज में 91.31% तलबा कामयाब रहे, जबकि लड़कियों की कामयाबी का फीसद 93.23 रहा और 89.42% लड़के कामयाब रहे। रियासत में 3,927 स्कूलों ने 100% पास फीसद रिकॉर्ड किया, जबकि 6 स्कूलों का पास फीसद 0 रहा। गुज़िश्ता साल पास होने का तनासुब 89.60% था, लेकिन इस साल ये बढ़कर 91.31% हो गया। मजमूई तौर पर 5,05,813 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की और 4,91,862 तलबा पास हुए। इस साल 10वीं के सालाना इम्तिहानात 18 मार्च से 2 अप्रैल तक मुनक़िद हुए, जिनमें 5,08,385 तलबा ने शिरकत की। इनमें 2,57,952 लड़के और 2,50,433 लड़कियां हैं। कांग्रेस पार्टी ने अवाम को धोखा देकर इख्तिदार हासिल किया। बिगला गणेश गुप्ता की सदारत में बाजरेड्डी गोवर्धन की कामयाबी के लिए इजलास का इनेकाद। हल्का पार्लियामेंट निजामाबाद BRS पार्टी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की कामयाबी के लिए शांति नगर निजामाबाद में साबिक रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगला गणेश गुप्ता की सदारत में एक इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास में बाजरेड्डी गोवर्धन उम्मीदवार BRS पार्टी हल्का पार्लियामेंट निजामाबाद ने शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए मुखर्रिरीन ने कहा कि साबिका चीफ मिनिस्टर KCR ने अवाम के लिए बेशुमार फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ हमकिनार किया, जिनमें 200 रुपये वजीफे को माहाना 2,000 रुपये किया गया। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के लिए 50,000 रुपये से 1,16,000 रुपये फ्राहम किए गए। बिगला गणेश गुप्ता बाजरेड्डी गोवर्धन ने अपने खिताब में कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी अवाम को धोखा देकर इख्तिदार हासिल किया है। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में अवाम माहाना वज़ाइफ और कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीमों से महरूम हो गई। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में 1,16,000 रुपये के अलावा 1 तोला सोना देने का वादा किया था। ताहम वो इख्तिदार में आने के बाद इस वादे को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुकी है। इन कायदीन ने कहा कि रियासत के अवाम को इस बात पर अफसोस का इजहार कर रही कि इन्होंने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में BRS पार्टी के कई उम्मीदवारों को खो दिया है। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद अवाम पानी और बिजली के मसाइल से दो चार रही। किसानों की उगाई गई फसलें सूख रही और किसान खुदकशी कर रहे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत को कोई परवाह नहीं। कांग्रेस हुकूमत ने 6 जमानतों के नाम पर कामयाबी हासिल की और मुफ्त बस के अलावा उनमें से किसी पर भी अभी तक अमल नहीं हो रहा। इन कायदीन ने कहा कि रियासत की अवाम तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर KCR के दौर हुकूमत को एक सुनहरी दौर करार दे रही। KCR सब शादी मुबारक दे रहे 1 लाख, मैं उससे ऊपर थोड़ा 1 तोला सोना दूंगा। और जो है जो पढ़े लिखे सब बच्चियां हैं उन्हें स्कूटी दूंगा। और जो है पढ़ने के बच्चों को 5 लाख रुपए का कार्ड दूंगा, बैंक कार्ड दूंगा। इतना वादा करके लोग ये समझे कि KCR सब तेलंगाना लाया, 2 बार चीफ मिनिस्टर बना, अच्छे काम करा, लेकिन उनसे ज़्यादा काम करते हुए सामने आ रहा ना कांग्रेस पार्टी का लीडर रेवंत रेड्डी। एक बार उनको भी डालेंगे, वो डाल दिया आप लोग गुस्सा हमारे ऊपर नहीं था, गणेश गुप्ता साहब के ऊपर नहीं था, जो प्रेम था कांग्रेस के ऊपर, प्रेम होके ज्यादा बेनिफिट आता बोल के डाल दिए। तो क्या हुआ हाल बेहाल हो गया। झूठा आदमी किसका कौन सा डायलॉग मारा उन्हें, जब मोदी साहब 5 साल के नीचे जब वादा करे थे दुनिया में नहीं भारत देश में
इतना ब्लैक मनी है, मैं प्राइम मिनिस्टर बने तो वो ब्लैक मनी निकालूंगा, हर फैमिली को 15 लाख रुपए अकाउंट में डालूंगा। वो कहा था, और एक भी जुमला बोले, साल को 2 करोड़ लोगों को बच्चों को मैं नौकरी दूंगा। हराने का ताकत सिर्फ बीआरएस पार्टी कुछ है। कांग्रेस पार्टी बहुत वीक हो गया। कांग्रेस पार्टी खुद बोल रहे, कांग्रेस पार्टी सपोर्टर्स बोले इंडिया कूटमी क्या बोले, कांग्रेस पार्टी के देश में 40 से ज्यादा सीट नहीं आता, बोलकर देश में 40 से ज्यादा सीट जिसको नहीं आया उन्हें कहा लड़ेंगे अपने खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं उन्हें। जो लड़ रहे रीजनल पार्टी वाले, आज केसीआर सब लड़ रहे बॉडी से, इसलिए उनका बेटी को अंदर डाल दिया। केजरीवाल लड़ा उन्हें, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, उसको डाल दिया अंदर। शिबू सोरेन लड़ा चीफ मिनिस्टर, उनको डाल दिया अंदर। जो लड़ रहे मोदी से उन्हें तकलीफ उठा रहे, लड़ते रहेंगे हम लोग भी। मैं ये उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को, आप उम्मीद करना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए मुझ पर। कभी भी अब एनआरसी है, सीएए कानून बनाए बीजेपी, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा जरूर। अभी तक लोग समझ रहे कि केसीआर साहब ही सीएम है, जहां पे रेवंत रेड्डी जी जा रहे हैं वहां पे आधे लोग भी नहीं है केसीआर साहब के जलसा में जितने लोग रहते हैं। और अभी तक हमारे नवीद भाई, अलीम भाई बहुत बोल चुके हैं, मिस्टर डेवलपमेंट बोले, और क्या क्या डेवलपमेंट किया यहाँ पे बोले। अगर डेवलपमेंट की बात करना है तो पहला जब मैं एमएलए बन के आया था, 4-5 दिन में, एक हफ्ते के बाद मैं पीछे ईदगाह में आया था। ईदगाह कमेटी वाले आके पूछे कि एमएलए साहब आवाम बढ़ गए निजामाबाद के, पीछे हम 2-3 एकड़ जमीन लिए और इसके लिए मुरम भर्ती करना है, आपके मदद चाहिए। तो पहला सैंक्शन मैं एमएलए बनने के बाद हमारे पीछे ईदगाह को किया था और उसको बड़ा किया, उसमें झाड़ भी लगवाया। मैं जहां पे बैठा हूं ये रोड भी हमें ही डलवाए, जहां पे आप लोग बैठे वो भी हमें डलवाए, और निजामाबाद में जहां जहां गली में आप जाके देखेंगे वो रोड, वो मोरी सब हम ही बनवाए। इसीलिए हमको मिस्टर डेवलपमेंट के नाम से पुकारते हैं। लेकिन फिर भी हम हार गए। क्यों हार गए? हम कोई गलत काम किया? नहीं किया। और एमएलए इलेक्शन के टाइम पे भी यहाँ पे आके जलसा किया। मैं सब लोगों को मैं बोला, हमारा बहनों मेरे बात मानिए, अगर आप गलत फैसला लेते तो बीजेपी जीत जाएगी। कांग्रेस पार्टी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल काम कर रही है। अगर वो जीत जाती है तो वो सबके साथ खड़ी रहेंगी, जबकि बीजेपी हुकूमत किसानों और मजदूरों की फलाह व बहबूद को नजरअंदाज करने और रुकने असेंबली डी अरविंद बंद फैक्ट्रियों को खोलने में नाकाम। कांग्रेस एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी का बयान। एडपल्ली में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी, बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी और उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने इंतखाबी मुहिम चलाई। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने आतिशबाजी करते हुए उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। एडपल्ली के खदीम बस स्टैंड इलाका अवाम से खचाखच भरा हुआ था। सरपंचों, सोसाइटी डायरेक्टर्स और मुख्तलिफ पार्टियों के अखिलती कायदीन ने एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी और एमएलए सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। एडपल्ली खदीम बस स्टैंड पर मुनाकिदा कॉर्नर मीटिंग में मोदी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे, हर किस्म की खाद की कीमतें बढ़ा देंगे और सरमायाकारी को दुगना कर देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास 2008 में 1 लाख का खर्चा माफ़ करने का हौसला नहीं और वो बारिश के मौसम के आगाज़ से पहले किसानों के खर्चे माफ़ कर देंगे और आने वाली फसल के लिए 500 फी कुंटल बोनस फ्राहम करेंगे। उन्होंने अवाम से सवाल किया कि क्या वो कहीं भी मुफ्त बिजली दे रहे और आने वाली फसल के लिए 500 फी कुंटल बोनस फ्राहम करेगी। उन्होंने अवाम से सवाल किया कि क्या बीजेपी कहीं भी मुफ्त बिजली दे रहे।
अरविंद से पूछा कि शुगर फैक्ट्री को दोबारा क्यों नहीं खोला गया। शुगर फैक्ट्री खोलने के लिए कमेटी बनाई और शुगर फैक्ट्री दोबारा खोलने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वो खलीजी कारकुनों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे और बैरून मुल्क हादसाती तौर पर मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपये अदा करेंगे। इस प्रोग्राम में उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, साबिक MLC नरसा रेड्डी, श्रीनिवास राव, रजिता यादव, नागेश रेड्डी दीगर भी मौजूद थे। రావటం లేదనే భావనతోని ఆలిసాగా లిటిగేషన్ పెట్టి రైతాంగ రెండు పంటలు పంచుకునే విధంగా తోడు నిలుస్తున్న ఎవరు అంటే పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి. రైతాంగం ఏ విధంగా కానీళ్ళు కావాలో నీళ్లు రానిక కరెంటు కావాలపడతారు. అదే కానీ తొడుపులే కానీ బావుల రైతాంగానికి విద్యుత్ బాధ కాకూడదనే భావనతోని 20 సంవత్సరాల క్రితం చెప్పాను నేను. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దేశం ఎక్కడ లేదు. అనవర్తలు అంటే రైతులందరికీ ఉచిత గంట వస్తాయి వర్తలు కాదు ఆయన, కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాలు మాత్రమే ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేస్తుంది. అది కాంగ్రెస్ రాష్ట్రాలు మాత్రం మిత్రుడు అరవింద్ గారు వస్తలే రేపు అడగాను శిక్షకుడు పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారికి అదేవిధంగా నిర్వహించిన నా మిత్రులకు రైతు కార్మికుల ప్రశ్నలు ఉదయపడుతున్నాం. ఈ ప్రభుత్వం అయితేనేమి కాదు, మనకన్నీ ఆశలు ఇప్పి ఇవ్వకుండా రైతు కానీ కాదు కానీ చదువుకున్న పిల్లలని ఈ దుర్మార్గ ఉద్యోగం కూడా పనికరి వాళ్ళు పార్లమెంట్ మెంబర్స్ అయ్యి గవర్నమెంట్ లో డబ్బులున్నా తెచ్చే శక్తి లేక మన నిధులని చదువు జాబులుగా ఇబ్బంది పడ్డా ఉన్నానే. అవన్నీ ఆలోచించి మన పిల్లల్ని నేను మన కాన్స్టిట్యూన్సీలో కొద్ది గడ్డలు ఉంటే మాకు తోడు ఉంటుంది. कांग्रेस पार्टी इंदौर को पुराने शहर में तब्दील करने की साजिश कर रही। शिकस्त के खौफ से कांग्रेस लीडरों ने इख्तियारात की ताकत से बोगस वोट बनाए। बोगस वोट हटाने की जिला कलेक्टर से शिकायत। भगवा फोर्स इंतखाबात में बोगस वोट डालने की रोक। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिले में भारतीय जनता पार्टी जिला दफ्तर में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने कहा कि शिकस्त के खौफ से इटालवी कांग्रेस लीडरों ने ताकत के जोर पर बोगस वोट बनाए और वहां पुराने शहर हैदराबाद की तरह इंदौर को बदलने की साजिश की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने खुद तबसरा किया था कि हैदराबाद में 5 लाख बोगस वोट हैं। शहरी में भी शिकस्त के खौफ से कांग्रेस ने ताकत के जोर पर अक़लियतों के सैकड़ों बोगस वोटों को बूथ बना लिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 8वें डिवीज़न में नए बढ़े हुए 280 वोटों में से सिर्फ 6 हिंदू थे, 276 अक़लियती थे और कांग्रेस बगैर एड्रेस प्रूफ तस्दीक के अपनी मर्जी से चोरी शुदा वोटों को रोककर कामयाब करने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि इंदौर की मिट्टी ज़ाफ़रान की राह में रुकावट है और इंदौर की अवाम को एक सीनियर लीडर को 2 बार वज़ीर के तौर पर शिकस्त देने का एहसास हासिल है और अगर वो उसे पुराने शहर में तब्दील करना चाहते हैं तो उन्हें इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए। उन्होंने झंडा लगाया कि क्या हुक्काम यही करते हैं। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात और आइन के ख़ात्मे के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी पर तनक़ीद की, इस खौफ से कि लोग 6 ज़मानतों और 420 ज़मानतों पर सवाल उठाएंगे जिन्हें कांग्रेस 100 दिनों में नाफिज करेंगी। उन्होंने कहा कि मजहबी मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाएगा, चाहे ये आइन के ख़िलाफ़ हो। वाज़ेह है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा और SC, ST, BC के रिजर्वेशन में इजाफा किया जाएगा। ఓటర్ లిస్టులో యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడైతే ఆ బూత్లో ఒక్క మైనారిటీ ఇల్లు లేని జాగాలో కూడా ఒక్క మైనారిటీ ఇల్లు లేని దగ్గర 60 మైనారిటీ ఓట్లు యాడ్ అయ్యాయి. ఎక్కడైతే 3-4 ఇల్లు ఉండేదో ఏ బూత్లో అయితే
అక్కడ 70-80 ఓట్లు యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఇంత ఘోరం జరుగుతూ ఉంది. ఇందూరుని ఓల్డ్ సిటీ చేయాలనే కుట్ర. కానీ ఎట్లయితే రాహుల్ బాబా ప్రధానమంత్రి కాలేడో ఇందూరు సిటీ, ఇందూరు నగరము కాషాయానికి అడ్డా. హిందువుల ఒక ఎంకే కూడా పీకలేడు. 75,500 ఓట్లు. కాంగ్రెస్లో తలపండిన నాయకుడు, మాజీ మంత్రి, మామూలుగా కాదు 15,500 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిపించారు నా హిందూ సోదరులు. ఇక్కడ ఇస్ బార్ 8 लाख ఓట్ ఇంటింటికి ప్రచారంకి వెళ్తా ఉంటే నిండు మనసుతో ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నారు. నరేంద్ర మోడీ మా ఇంటి పెద్ద, నరేంద్ర మోడీ ఉంటే ఇంకొకసారి, నరేంద్ర మోడీ లేకుంటే అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది, నరేంద్ర మోడీ ఉంటే భారతదేశం ఆర్థికంగా పటిష్టమవుతుంది, రక్షణ రంగం పటిష్టమవుతుంది, అంతకనుక మన ధర్మం బాగుపడుతుంది, మన ముందు తరాల వాళ్ళు బాగుంటారు. నరేంద్ర మోదీ ఒక ఇంటికి వెళ్తే ఒక చెప్పారు, అయోధ్య రామ మందిరం ప్రతిష్ట చూస్తే మనందరం కూడా మనం అదృష్టంలో ఉంటున్నారు. ఇంకొకరు అంటున్నారు నరేంద్ర మోడీ గారి చరిత్ర భవిష్యత్తులో టెక్స్ట్ బుక్లో లిఖించబడుతుంది, దాంట్లో మనం ఉన్నామని గర్వంగా చెప్పుకుంటామని ఇంకొకరు చెప్తా ఉంటారు. ఇది నరేంద్ర మోడీ గారి చెప్తారు. నరేంద్ర మోడీ ఇస్ అవర్ బాస్, ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని అంటారు. ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎదుగుదలని చూసి ఓర్వలేక దేశ ద్రోహులందరూ ఇండియా పేరు మీద ఒకటై ఏం చేయలేక గుర్తు చెప్తా ఉన్నారు. ताजिर सुबह 4 बजे के बाद सब्जी मंडी में लाए। रात 12 बजे के बाद आने वाली बड़ी गाड़ियों की वजह ट्रैफिक में खलल व हादसात का खतरा। भैंसा टाउन सीआई राजा रेड्डी का ताजिरों को मशवरा। भैंसा कस्बे की होलसेल सब्जी मंडी में ताजिर रात के वक्त बेतरतीब गाड़ियों में सब्जियां ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा कई सड़क हादसात रोनुमा हो चुके हैं। इन मसाइल को देखते हुए भैंसा टाउन सीआई राजा रेड्डी ने ताजिरों को कई तजावीज़। सुबह के 4 घंटे के जैम के बाद सब्जियों को सब्जी मंडी में लाने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि सड़कों पर सब्जियों की दुकानें, टिफिन सेंटर और चाय के स्टॉल्स लगने से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्टॉल्स ज़रूरी मार्केट यार्ड में ही लगाए जाए। ఖాళీగా హాలిడేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వెహికల్ తీసుకొని మైనర్ డ్రైవింగ్ ఒకటి, వెహికల్ డాక్యుమెంట్ లేకుండా, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా పిల్లలంతా రోడ్ మీద తిరుగుతున్నారు. ఈ రోజు నుంచి స్పెషల్ డ్రైవ్ చేయబడుతుంది. అదేవిధంగా మైనర్ డ్రైవింగ్ దొరికితే ఆ కన్సర్న్డ్ పేరెంట్స్, ఆ వెహికల్ ఇచ్చినటువంటి ఓనరు, వాళ్ళిద్దరి మీద కూడా కేసెస్ ఫైల్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రాత్రి ఇప్పుడు వెజిటేబుల్ మార్కెట్, గాంధీగంజ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వెజిటేబుల్ మార్కెట్ ఏదైతే ఉందో ఒకవైపు రోడ్ బ్లాక్ చేసేసి ఆ రోడ్ పైనే వెజిటేబుల్స్ అమ్మడం జరుగుతుంది. అట్లా కాకుండా దీనివల్ల ఆ రోడ్ బ్లాక్ చేయడం వల్ల రీసెంట్లీ ఒక 2 యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి ఇంజరీ కావడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ రోడ్ బ్లాకేజ్ ఎవరు చేయకుండా అక్కడే ఉన్నటువంటి గాంధీగంజ్ మార్కెట్ లోపల ఎంట్రన్స్ దగ్గర వెజిటేబుల్ మార్కెట్ రన్ చేయాల్సిందిగా అందరికీ కోరుచున్నాం. ఎవరు కూడా రోడ్ మీద పెట్టినా కూడా తప్పనిసరి పోలీసు వాళ్ళు తీసేయిస్తారు. అక్కడే పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి అందరూ అక్కడ కంపల్సరీ లోపల రన్ చేసుకోవాలి. నైట్ పిల్లలందరూ కూడా గాంధీగంజ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి టిఫిన్ సెంటర్కు, చాయ్ బండి దగ్గరికి ఖాళీగా వచ్చేసి అక్కడ టిఫిన్ చేసి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఆ బండ్లు కూడా మార్నింగ్ 4 o'clock నుంచి వెజిటేబుల్ మార్కెట్ 4 o'clock నుంచి మార్నింగ్ 7 వరకు అట్లా రన్ కావాలి. ఈ టిఫిన్ షాపు ప్లస్ టీ స్టాల్ కూడా వాళ్ళు 4 నుంచే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. అంతకుముందు ఉంటే కూడా వాళ్ళపైన కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. तेलंगाना के आम इंतखाबात के लिए नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। रियासत के 17 हलकों से 525 उम्मीदवार मैदान में।
तेलंगाना के आम इंतखाबात के लिए नामजदगियां वापस लेने का वक्त ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने उम्मीदवारों की ख़तई फहरिस्त जारी कर दी है। रियासत भर में तकरीबन 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगियां वापस ली। रियासत के 17 लोकसभा हलकों से 525 उम्मीदवार मैदान में। इंतखाबी ओहदेदारों के ऐलान के मुताबिक करीमनगर लोकसभा हलके से 5 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी वापस लिया, जिसके बाद 28 उम्मीदवार मैदान में। भूंगीर से 12 उम्मीदवारों के मुकाबले से दस्तबरदारी के बाद 39 उम्मीदवार मैदान में। इसी तरह खम्मम से 35, वरंगल से 42, मेदक से 44, महबूबाबाद से 23, जहीराबाद से 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। पेद्दापल्ली से 42 और हैदराबाद से 30 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे। वोट डालना है तो डालें, वरना मत डालें। मुस्लिम खवातीन से निजामाबाद बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद का जवाब। हल्के लोकसभा निजामाबाद के बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद को मुस्लिम खवातीन की बरहमी का सामना करना पड़ा। वो इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मेंडोरा मंडल पहुंचे थे, जहां खवातीन ने इनको रोक दिया। इस मौके पर एक बुरखापोश खातून ने उनसे सवालात किए, जिस पर अरविंद को ये कहते हुए सुना गया कि वोट डालते तो डालो, नहीं डालते तो मत डालो। इस पर बरहम मुस्लिम खातून, जो दीगर मुस्लिम खवातीन के साथ वहां खड़ी थी, को ये कहते हुए सुना गया कि वो उनको वोट नहीं डालेंगी। खवातीन की बरहमी को देखकर अरविंद वहां से जाने लगे। इसी दौरान उनके हामियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। अरविंद की रवानगी के बाद भी मुस्लिम खवातीन ने उन पर बरहमी का सिलसिला जारी रखा। इस वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। कांग्रेस पार्टी एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने वादा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी मरकज में इख्तिदार में आती है तो वो बंद शुगर फैक्ट्री को खोलेंगे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो बीजेपी और बीआरएस पार्टियों की बातों पर यकीन ना करें और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। कॉर्नर मीटिंग से एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी का खिताब। रेंजल मंडल मुस्तकर में कांग्रेस पार्टी ने एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी, साबिका वजीर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के साथ एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया। इससे कबल बाघेपल्ली, कोन्नापल्ली और रेंजल गांव के कई टीआरएस कायदीन ने शिरकत की और कांग्रेस पार्टी एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने उन्हें पार्टी खंडवा डालकर गर्मजोशी से पार्टी में मदऊ किया। इसके बाद मुनाकिदा कॉर्नर मीटिंग में साबिका वजीर एमएलए सुदर्शन रेड्डी और एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने अवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरकज में 10 साल से बरसरे इख्तिदार रहने वाली बीजेपी हुकूमत ने रियासत के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस पार्टी ने 10 साल हुकूमत की और रियासत की अवाम को धोखा दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत ने राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में किसानों के कर्ज माफ किए थे, अली सागर और गुत्पा इरिगेशन स्कीमों को बनाया था और बीआरएस पार्टी ने इंतखाबात में निजाम शुगर फैक्ट्री खोलने का वादा किया था। ऐसा नहीं किया, 10 साल में अपना वादा पूरा किया। हल्दी बोर्ड लगाने का वादा करने वाले एमपी अरविंद ने किसानों को धोखा दिया। उन्होंने अवाम से कहा कि वो पार्टी कायदीन की बातों से धोखा ना खाए कि वोट के लिए बोधन शुगर फैक्ट्री का मसला उठा रहे। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने अवामी फलाह व बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस हुकूमत के दौरान रोजगार की गारंटी स्कीम को नाफिज किया गया था और अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो मजदूरों की उजरत को 400 तक बढ़ा दिया जाएगा। इन्होंने तयक़ुन दिया कि इंतखाबात के बाद किसानों के 2 लाख खर्चे माफ किए जाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार फ्राहम किया जाएगा। इस प्रोग्राम में उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, रामलू, दीगर कायदीन भी मौजूद थे। విద్యుత్ ఛార్జీ భారం కావద్దని 2004లో చెప్పంటున్నా. దాదాపు 20 సంవత్సరాల క్రితం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దేశంలో ఎక్కడ కూడా ఉచిత విద్యుత్ లేదు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతుందో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా మరి మొట్టమొదటి సంతకం ఉచిత విద్యుత్తు అమలు చేసి తలపెట్టింది ఉమ్మడి రాష్ట్రం, తెలుగు రాష్ట్రాలు, ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రం, తెలంగాణ అని చెప్పంటున్నాం. పువ్వు గుర్తైన అత్తడు. నేను అడగదలుచుకున్న సోదరుడు అరవిందుడు మిత్రుడు, వీళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏదైతుందో రైతాంగానికి ప్రత్యేకంగా సాగునీటితో పాటుగా సాగునీరు లభించని ప్రాంతానికి ఏదైతుందో బావులపై ఆధారపడ రైతాంగానికి కరెంటు ఛార్జీ లేకుండా ఉచితంగా విద్యుత్ సరఫరా చేస్తున్నాం. నువ్వు భాజపా పాలిత రాష్ట్రాలు ఎక్కడన్నా కానీ రైతుకు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నావు చెప్పు అని చెప్పండి, నేను ఓటు అడగా అని చెప్పండి.
దయచేసి గమనించండి చెప్పంటున్నా. మొత్తం దేశంలో రైతాంగానికి ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం మన తెలుగు రాష్ట్రాలు తెలంగాణ, ఆంధ్ర రాష్ట్రం అని చెప్పంటున్నా. కారోళ్ళు అయితేనేమి వాస్తవాలు మనం పిల్లలను చదివించుకుంటున్నాం. చాలని భూములతో ఒక పిల్లాడికి ఉద్యోగం వస్తే బతుకుతారు అని అనుకుంటాం. చదివించుడు మంచిగా లేకుంటే ఇంటింటి ఉద్యోగాలని ఎక్కడ ఒక ఉద్యోగం వచ్చింది లేదు. మీ బాధలన్నీ ఎక్కడైనా రోడ్లు వేసింది లేదు. ఇవన్నీ ఇన్న తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ముందు మహిళలకు ఏమి కావాలి, ఏ రైత కుటుంబాలు కొన్ని ఖర్చులు తగ్గుతాయి కాబట్టి మాట్లాడితే మేము చెప్పినవి చేస్తా ఉన్నాం. మీ అందరికి ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను, గ్యాస్ సిలిండర్ కొందరికి వస్తలేదు, అక్కడ ఇక్కడ వస్తాయి. అదేవిధంగా ఏదైతే బస్సులు కొన్ని వస్తలేవు అని చెప్తా ఉన్నారో బస్సులు కూడా వేపిద్దాం. బస్సులు మీరు తిరిగినందుకు నెలకు 500 కోట్లు. इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर, कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी की इंतखाबी मुहिम जोरों पर, अवाम से अपने अपने हक में वोट देने की अपील। आज़मीन हज का तरबियती कैंप, रियासती मुशीर शब्बीर अली व हज कमेटी चेयरमैन की शिरकत, आज़मीन से खिताब, दुआओं की अपील। दसवीं जमात के नतायज जारी, लड़कियों ने फिर मारी बाजी, रियासत में निजामाबाद को 74वां मकाम हासिल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।